कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनवीर रिजवी। और शाम के 5 बज चुके हैं और सबसे पहले रूबरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको। दिन भर की सियासी हलचल से लेकर देश विदेश की वो सभी खबरें जिनसे आपका सरोकार है। तो ये 6 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे मोदी की बनारसी चाल। मोदी ने वाराणसी में जाकर क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, वो बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे कि किस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि कल तक कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहे थे कि एक हो सकते हैं, आज किस तरह से उनके बीच में दरार आई है। और उसके बाद बाबा रामदेव को कांग्रेस का नोटिस, 7 दिन की मोहलत मांगी है। साथ ही कांग्रेस ने किस तरह से खेला है जाट कार्ड वोट बैंक के लिए, उस पर बात करेंगे। 377 पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक याचिका, एक PIL दाखिल कर दी है। उधर 2014 में भी लौह पुरुष, ये 6 तस्वीरें आप को इस वक्त की बड़ी खबरें हैं, दिन भर की सुर्खियां रह चुकी हैं और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। चाहे वो नरेंद्र मोदी ने जाकर बनारस में क्या कुछ कहा, वाराणसी में क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, किस तरह से किस पर निशाना साधा है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं खुली जंग नजर आ रही है। जिस तरह से कुमार विश्वास ने बयान दिए हैं हालिया, उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, खुली जंग नजर आने लगी है। तो ये 6 तस्वीरें हैं और इन 6 तस्वीरों पर जो तमाम खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन पर विस्तार से तफसीली चर्चा करेंगे इस पूरे बुलेटिन में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की बनारसी चाल की। नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ी कामयाबी दिलाने की कवायद तेज कर दी है। वाराणसी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने सियासी तीर चलाए। रैली में मोदी ने वाराणसी की रैली में कहा कि जनता दिल्ली की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए अग्रेसिव हो रही है। 2014 चुनाव इस देश को जनता लड़ने वाली है और इस देश का हर मतदाता ये चुनाव लड़ने वाला है। मोदी ने साथ ही कहा कि जब जब हिंदुस्तान की चर्चा हुई है, गंगा मैया की चर्चा के बिना हिंदुस्तान की चर्चा अधूरी होती है। औरों के लिए गंगा भले ही एक नदी हो, लेकिन हमारे लिए गंगा मां है। ये हमारी संस्कृति की धारा है और इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन पता नहीं चला कि गंगा के अंदर ये रुपए भी बह गए। दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतावली हो रही है, एग्रेसिव हो रही है। ऐसा और मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव कोई दल लड़ने वाला नहीं है। 2000 चुनाव का नेतृत्व कोई व्यक्ति करने वाला नहीं है। 2014 का चुनाव इस देश की जनता लड़ने वाली है, इस देश का हर एक मतदाता लड़ने वाला है। न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमिटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? भाइयों बहनों, गंगा का शुद्धिकरण छोड़िए, कम से कम इस धन से, इन योजनाओं से उसमें जो निरंतर गिरावट आ रही है उसको तो रोक पाते। तो मोदी ने जो बनारसी चाल चली है वो आपके सामने थी। किस तरह से नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते नजर आए।
बंद बंद अल्फाजों में साफ तौर पे कहा कि वो तमाम पार्टियां जो कांग्रेस का साथ दे रही हैं वो ये चाहती हैं कि राज्य से उनकी सरकारें न चली जाएं और यही वजह है कि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार में उनका साथ दे रही हैं। बहरहाल वाराणसी रैली में जमकर गरजे हैं मोदी, चाहे वो राज्य सरकार पर हो, चाहे वो यूपीए सरकार हो। केंद्र सरकार के तमाम जो केंद्र सरकार पे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राशिद हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए इस तमाम खबर पर जुड़ चुके हैं। राशिद, एक बार फिर से अपने उसी अंदाज में नजर आए हैं नरेंद्र मोदी, सीधे सीधे यूपीए सरकार पे निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने एक नया ट्रम्प कार्ड भी खेल दिया, गंगा का शुद्धिकरण। यानी कि जो मुद्दा कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि वाराणसी में जाके एक बार फिर से हिंदुत्व की अलग जगा सकते हैं मोदी, वो नजर आ गया। बिल्कुल सही कह रही है तन्वी, क्योंकि जो जिस तरीके से उन्होंने बनारस में अपने पूरे रैली में जिस तरीके का भाषण दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि जो मोदी कहीं ना कहीं एक छुपते हुए अंदाज में हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो उसे उन्होंने एक तरीके से लोगों में जगाने की कोशिश की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि नदी के सफाई के साथ साथ यूपी में भी लखनऊ की भी सफाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लखनऊ में जिस तरीके से यूपी में लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से हासिल किया जाए, और जो यूपी में लखनऊ में सरकार बैठी हुई है उसके ऊपर भी उनका इशारा था। जी बिल्कुल राशिद, अगर हम गौर करें पूरे इस भाषण के दौरान तो कहीं ना कहीं उन्होंने छुपे अंदाज में ही सही लेकिन सपा पर निशाना साधा और कहा कि वो जो तमाम राज्य की पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कांग्रेस से जाए, क्योंकि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में इसीलिए वो राज्य की पार्टियां साथ दे रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने देखिए जिस तरीके के भाषण में उन्होंने कहा है कांग्रेस के जितने भी एलाइज हैं उसके ऊपर भी उन्होंने इशारा किया है कि लोग सहयोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार में, और ये भी कहा कि हमसे अब पूछते हैं कि कांग्रेस आई ने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, मोदी जी ये बताइए कि अगर आप आएंगे तो क्या करेंगे जी। तो जिस तरीके से उन्होंने मोदी पूरे भाषण को आपने ये किया है, एक तो भ्रष्टाचार के कांग्रेस के केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उसके भ्रष्टाचार के साथ साथ उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड भी खेला है। कहीं ना कहीं आते आते ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी जो है यूपी के पूरे, क्योंकि दरअसल एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बनारस में बेसिकली रखने के पीछे एक वजह ये थी कि जितने भी पूर्वांचल वोट्स हैं बीजेपी को कोशिश होगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, क्योंकि अभी एक ही सीट है एक ही सीट हासिल है बीजेपी को, इसलिए पूरी कोशिश होगी कि पूर्वांचल जितने वोट हैं उसको बीजेपी की तरफ लाने के लिए, और यही वजह है कि बनारस में मोदी का ये रैली रखा गया था। जी बिल्कुल, जब भी मंच पर आते हैं नरेंद्र मोदी एक नया मुद्दा लेकर सामने आते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज उनके पास गंगा शुद्धिकरण का एक मुद्दा था, तो यानी कि अब कहीं ना कहीं जो दूसरी विपक्षी पार्टी है उनको तैयार हो जाना चाहिए मोदी के इन हमलों के लिए, क्योंकि अब 2014 के लिए पूरी तरह से कमर कसे नजर आए थे। देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, लेकिन एक बात ये भी कहा जा रहा है कि जानकारों का जिस तरीके से एक्सपर्ट है उनका कहना है कि मोदी को अगर गौर किया जाए तो उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव के जो भाषण हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनावी अपनी तैयारी थी वो बहुत पहले शुरू कर दी है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के अगर पूरे भाषण में देखा जाए लोग जुटे थे, इसमें कोई शक नहीं, लोगों के एक अच्छी संख्या में लोग थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण में अब एक चीज जरूर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हमेशा वो एक ही बातों का पे इशारा करते हैं, कुछ खास नया नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अभी चुनावी अपनी तैयारी शुरू नहीं किया, चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, रैलीज नहीं शुरू किए, भाषण नहीं शुरू किए हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के भाषण में ये कमी जरूर हो जाएगी लोकसभा चुनाव के आते आते, क्योंकि मीडिया है और जनता जितने भी हैं वो कहें एक पक जा सकते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के अब भाषण में कुछ नया नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी टाइम टू टाइम आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो अपना हिंदुत्व कार्ड खेल जाते हैं, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने आज इशारा कर दिया है कि अगर आपको विकास देखना है तो ये भी कहा है साथ में, और अगर नदियों की सफाई देखनी है तो हमारे यहाँ साबरमती को देखें। जी, अपना गुजरात के विकास की तारीफ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी मंच से वाराणसी के कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जनता केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बेचैन है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, और कई ऐसी बातें वो इस मंच से कहे गए जिसपे चाहे वो गंगा के शुद्धिकरण की बात हो, चाहे वो एक बार गुजरात एक दिन वक्त निकाल के गुजरात आइए ये बात कही हो, चाहे उन्होंने राज्य सरकारों पे निशाना साधो, यानी कि तमाम तरह से कहीं ना कहीं वो हमलावर रुख पर नजर आए और अपने हिंदुत्व का कार्ड खेलते नजर आए।
और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले कांग्रेस ने सरकार बनाते ही आम आदमी पार्टी के पोल खुलने की बात कही, तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने उन्हें दो मुहा साफ करार दे दिया। दरअसल कांग्रेस ने पहले आप पर हमला किया था और उसी का पलटवार करते हुए कुमार विश्वास ने कांग्रेस की तुलना दो मुहे साफ से कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज बताया है। कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर पर दो मुहे सांप की तस्वीर डाली है और लिखा है कि कांग्रेस ने बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 70 सीटों में 28 सीटें आम आदमी पार्टी के पाले में आई हैं, जिसके चलते 28 सीट वाली आम आदमी पार्टी के पाले में दिल्ली में सरकार बनाने की गेंद पड़ी है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में 32 सीटें जीती, जबकि सरकार बनाने के लिए 36 विधायक चाहिए और बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि विपक्ष में बैठेगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए रुख कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस 8 सीटों के साथ पहले ही आम आदमी पार्टी को समर्थन कर चुकी है। तो ऐसे में आपके नेता कुमार विश्वास के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 25 लाख लोगों से राय भी ले रही है और जनता की राय के बाद सरकार बनाने की बात कह रही है। लेकिन अभी भी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। खैर, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी या दोबारा चुनाव होंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं हटना चाह रही हैं, चाहे वो आप हो या कांग्रेस या फिर बीजेपी। दिल्ली से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, चैनल 1। तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही है। बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा सीट्स से आगे हो, लेकिन पहले आप के चक्कर में सरकार नहीं बन पा रही। यहां तक कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने तक की नौबत आ गई है। मगर अब केजरीवाल ने सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। पेश है इसी पर खास रिपोर्ट। चुनाव के बाद पहले आप में फंसी दिल्ली, बहुमत के चलते फंसा पेंच। अब मिल रहे सरकार बनाने के संकेत। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पेंच ऐसा फंसा कि राष्ट्रपति शासन लगाने तक की नौबत आ गई। मगर अब कुछ हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जी हां, अब आपने सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस से बिना शर्त समर्थन मिलने के बाद उनकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने को तैयार है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि जनता चाहती है कि अब दिल्ली में कुछ करके दिखाएं। केजरीवाल ये भी मान रहे हैं कि सरकार बनाने से उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने पर अपना फैसला सोमवार को सुनाएगी। सरकार बनाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार बनाने और हमारे द्वारा किए गए वादों को पूरा करने से आपको लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा होगा। इस संबंध में अंतिम फैसला हफ्ते के अंत तक पार्टी की बैठक के बाद लिया जाएगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए जनता से भारी समर्थन और दबाव है कि दिल्ली की 75% से ज्यादा जनता ये चाहती है कि आप सरकार बनाए। सर्वे में 80% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी चाहिए। वहीं 19% लोगों का ख्याल है कि केजरीवाल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार नहीं बनानी चाहिए, जबकि 1% जनता की राय साफ नहीं है। अब जब दिल्ली में सरकार बनने के पूरे संकेत मिल रहे हैं, मगर अब भी अरविंद केजरीवाल के मन में समर्थन को लेकर कुछ संशय जरूर होगा। जनता से किए वादों के आगे केजरीवाल को अपनी सभी दुविधाओं को दरकिनार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। सालों से जाट आंदोलन को नजरअंदाज करती आई मनमोहन सरकार गुरुवार को अचानक जगी और जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बैठक में कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी है। फैसले के तहत जाटों को यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल और गुजरात समेत राजस्थान के भी 2 जिलों भरतपुर और धौलपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, उत्तराखंड और बिहार की जाट बिरादरी को भी आरक्षण देने का फैसला किया गया है। तो जाट आरक्षण को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती नजर आ रही है और सरकार ने एक साथ ही आरक्षण कार्ड भी खेल दिया है। लगातार जाट आंदोलन रथ थे इससे पहले, लेकिन
इस ओर ध्यान नहीं गया था। अब 4 राज्यों में जिस तरह से करारी हार का सामना किया है कांग्रेस ने, उसके बाद कहीं ना कहीं अब कांग्रेस एक एक वोट सहेजने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जाट आरक्षण के बारे में अब केंद्र सरकार ने सोचा है और केंद्र सरकार ने जाट आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। तो बहरहाल जाट आरक्षण से फिर से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। जाट आरक्षण को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है, एक अहम बैठक की गई, उसके बाद इस आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई है। जिस तरह से 4 राज्यों में करारी हार हुई थी, उसके बाद से कांग्रेस अब सतर्क नजर आ रही है, बेहद सजग नजर आ रही है एक एक वोट को लेकर। जिस तरह से जाट लगातार आंदोलनरत थे अपनी मांगों को लेकर, अब जाटों को भी आरक्षण दे दिया गया है और उनको ओबीसी कोटे में कर दिया गया है। सरकार ने आरक्षण कार्ड खेल के कहीं ना कहीं ये जता दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जो आम जनता है उसको लुभाने की पूरी तरह से कोशिश शुरू कर दी गई है। मुकेश गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए इस तमाम खबर पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरह से जाट आरक्षण कार्ड खेला गया है केंद्र सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं अब यह माना जा सकता है कि केंद्र सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कांग्रेस ने भी सरकार तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2014 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर सभी पार्टियों काफी संजीदा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक चौंकाने वाला परिणाम सबके सामने रखा है, उससे इन पार्टियों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जनता काफी जागरूक है और ऐसे में जिस भी तरह के कह सकते हैं तोहफे इनको दिए जा सकते हैं, रेवड़ियां बांटी जा सकती है, पार्टियां उन सब चीजों पर पूरी तरह से अमल कर रही है। जहां तक बात जाट आरक्षण की, मामला लंबे समय से लंबित रहा है, अक्सर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन इसको लेकर चले हैं, लेकिन अब जिस तरह से कार्ड ओबीसी आरक्षण कार्ड जो चलाया है उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि जाटों को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा वोट बैंक है देश के अंदर जाट वोट बैंक जो है, और उम्मीद है कि इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके पाले में जाएगा और इसलिए अब कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी गंभीर राजनीतिक पार्टी नजर आ रही है। मुकेश, अगर गौर किया जाए तो ये जाट आरक्षण बहुत जल्दी में ही जो आरक्षण कार्ड खेला गया है बहुत जल्दबाजी में खेला गया है, बहुत जल्दी इस आरक्षण को हरी झंडी दे दी है केंद्र सरकार ने। जी देखिए, बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना, बहुत क्योंकि इस समय कांग्रेस के लिए काफी सोचनीय समय है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। पार्टी नहीं चाहती कि जिस तरह से दिल्ली में हार हुई, बाकी अदर स्टेट में हार हुई है, और उसी तरह से अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहां पर हार का मुंह देखना पड़े। खासतौर पर हरियाणा के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जाट बहुल इलाके हैं कई सारे, और वहीं पर उनके विधायक भी हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में जो गुटबाजी का दूसरा संगठन और सरकार के बीच में, उसको देखते हुए भी कांग्रेस पार्टी काफी फूक कदम रख रही है। और जाट आरक्षण भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कई बार कहते रहे कि जाटों के साथ हैं और किसी भी तरह से जो जाटों की आवाज है उसको दबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आवाज लंबे समय से उठती रही है, लेकिन अब चुनाव बेहद नजदीक आ गए तो पार्टी को कहीं ना कहीं इनकी आवाज ज्यादा तीखी लगने लगी और इसलिए काफी गंभीर भी पार्टी हुई है। एक बड़ा वोट बैंक है जाटों का, तो पार्टी नहीं चाहती कि वोट बैंक कहीं भी खिसके। बिल्कुल, पार्टी नहीं चाहती कि वोट बैंक कहीं भी खिसके और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब एक एक वोट को लेकर सहेजने में जुट गई। जिस तरह से परिणाम सामने आए थे उससे कांग्रेस जरूर कहीं ना कहीं भौचक्की है और यही वजह है कि हर तरह से वोट सहेजने की कोशिश की जा रही है और जाट आरक्षण को जल्दबाजी में आखिरकार हरी झंडी दे दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार इसी तरह से जारी है। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. क्या ये जोड़ी बनेगी? अगर बनेगी तो निभेगी कैसे? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अकड़ू अमेरिका, देवयानी पर दंगल। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे एक अहम फैसला की। केंद्र सरकार ने जिस तरह से समलैंगिक रिश्तों पर अहम फैसला लिया था, अब उसे गैर कानूनी मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। सरकार चाहती है कि वेस्को द्वारा आपसी सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध न माने जाए। सरकार ने धारा 377 पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि आईपीसी में ये विवादास्पद प्रावधान ब्रिटिश उपनिवेशवाद का नतीजा है। गे राइट एक्टिविस्ट ने केंद्र के इस कदम का स्वागत भी किया है। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 377 पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। हमें उम्मीद है कि व्यक्तिगत पसंद का अधिकार सुरक्षित रहेगा। सरकार ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर दाखिल की है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 साल पहले आए फैसले को पलट दिया था। इसके साथ ही समलैंगिक यौन संबंध बनाना फिर से दंडनीय अपराध हो गया था, जिसके लिए उम्र कैद की सजा हो सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीकांत पांडे जुड़ चुके हैं इस तमाम खबर पर। श्रीकांत, जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई उसमें क्या कुछ कहा गया है? श्रीकांत, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो बहरहाल लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। धारा 377 के खिलाफ सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और 377 पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया था जिसमें उस फैसले को पलट दिया गया था जो हाई कोर्ट ने 4 साल पहले लिया था, जिसमें समलैंगिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं था। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और 377 के खिलाफ जो है 377 को सही ठहराया था और साथ ही जो समलैंगिक संबंध है उनको अपराध की श्रेणी में रखा गया था। श्रीकांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जानना चाहेंगे कि जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई सरकार की तरफ से उसमें क्या कुछ लिखा गया, उसमें क्या कुछ कहा गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने समलैंगिकता को अपराध ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो धारा 377 पे दिए गए अपने हालिया फैसले पर फिर से एक बार विचार करे। इससे ये साफ होता है कि केंद्र सरकार ने धारा 377 पे जो अपना रुख अख्तियार जो वो करने जा रही है, उसके जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे वो चीजें क्लियर हुई हैं अभी कि केंद्र का क्या सोचना है, केंद्र का क्या मानना है। और धारा 377 पे जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपने कमेंट दिए थे, धारा 377 पे राहुल गांधी जिस तरह से आके आए और सुषमा स्वराज ने जिस तरह से अपना रुख बयां किया था, इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अलग सरकार जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के मतलब देखिए, एक बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ, लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, जंतर मंतर पर, और उनको जहां पर लगा अपना गुस्सा, क्योंकि ऐसे जो लोग धारा 377 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ थे, उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और अपनी चीजें समाज के प्रति या फिर सुप्रीम कोर्ट में या सरकार के प्रति बताई। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 377 पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंच चुके। धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही ठहराया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने 2009 में जो फैसला दिया था उसके मुताबिक जो समलैंगिकता थी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती थी, वो अपराध के दर्जे में नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था। और उसके बाद जिस तरह से इस तमाम फैसले का राजनीतिकरण होता नजर आया था, तमाम जो राजनेता था वो सामने आने लगे थे और एक के बाद एक बयानों का सिलसिला जारी हो गया था। साफ तौर पे कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकार के तमाम आला नेता भी कह रहे थे कि एक बार फिर से गौर करना चाहिए और आज रिव्यू पिटीशन सरकार की तरफ से दाखिल कर दी गई है। तो समलैंगिकता पर कांग्रेस के खिलाफ बयान देकर रामदेव एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर हैं। इस बार तो कांग्रेसियों ने रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। प्रदेश कांग्रेस समिति की विधि और मानव अधिकार विभाग के महामंत्री प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि हमने कानूनी नोटिस में रामदेव से कहा है कि वो अपने आपत्तिजनक बयान पर 7 दिन के अंदर टीवी चैनल्स पर खेद जताएं। इसके साथ ही समाचार पत्रों में लिखित बयान जारी करके कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगी, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के नेताओं का कहना है समलैंगिकता पर रामदेव के आपत्तिजनक बयान से कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई और इन कार्यकर्ताओं को कई स्थानों पर अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रामदेव ने समलैंगिकता पर कांग्रेस के रुख पर निशाना साधते हुए कहा था कि अपने अधिकांश कांग्रेसी समलैंगिक हैं और इसीलिए समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो भी 2014 में रिटायर नहीं होने वाले हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि वो 2014 में गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को संकेत दे दिए थे कि पार्टी को अभी भी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जरूरत है। माना जा रहा था कि मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के बाद आडवाणी अब बीजेपी के लिए अतीत हो जाएंगे, लेकिन भागवत के संदेश ने बीजेपी के लिए 2014 की चाल बदल दी है। आगे बढ़ेंगे। राजनयिक देवयानी के मामले में भारत और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है। मामले में खेद जता चुके अमेरिका ने अब पलटी मार ली है। अमेरिका ने साफ किया है कि वो देवयानी मामले में न तो माफी मांगेगा और न ही केस को वापस लेगा। उधर भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस मसले पर माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। भारत देवयानी के खिलाफ मुकदमे को वापस ले जाने की मांग कर रहा है। वो अपनी इस मांग की अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से अगली बातचीत में भी रखेगा। तो भारतीय राजनयिक डिप्लोमैट से जिस तरह की अभद्रता की गई थी, देवयानी से जिस तरह की अभद्रता की गई थी, उस पर कहीं ना कहीं भारत ने कड़ा रुख अपनाया था और अब कहीं ना कहीं अमेरिका ने कल भले ही खेद जताया था, लेकिन अब अमेरिका भी अकड़ दिखा रहा है और साफ कर दिया गया है कि जो देवयानी पर केस है वो वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि देवयानी के पिता इस केस के खिलाफ अनशन पर बैठ चुके हैं और अब ये बात बड़े स्तर पर की जा रही है। जॉन केरी से सीधे इस पूरे मसले पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। क्या ये जोड़ी बनेगी? अगर बनेगी तो निभेगी कैसे? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अकड़ू अमेरिका, देवयानी पर दंगल,
देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ज्योतिष माला में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। किस प्रकार से व्यक्ति अपने ग्रहों को बलवान बना सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो व्यक्ति अपने ग्रहों और अपनी हथेली के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के बारे में जान सकता है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे क्या होता है संगीत योग, क्या होता है तारा योग और क्या होता है शिक्षक योग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आज के कार्यक्रम से आपको कुछ समझ में तो जरूर आएगा और कुछ लाभ जरूर मिलेगा। आप यदि सीधी बात हमसे करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई भी सवाल है, आपके जीवन की कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं यहाँ समस्या का आपका हल हो, तो बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे। ज़रूरत है सिर्फ आप एक फ़ोन मिलाइए और सीधे हमसे आप बात कर सकते हैं। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कैसे व्यक्ति की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तब्दीली आती है। ज़िंदगी है, इसका नाम परिवर्तन है और तब्दीली होना ज़िंदगी में निहायत ज़रूरी है। हम आपको प्रतिदिन हाथ की रेखाओं का जिक्र करते हैं, हाथ की रेखाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा इसलिए, हाथ की रेखाएं व्यक्ति के अपने हाथ में बनी हुई हैं। व्यक्ति की बॉडी का संबंध उसकी हाथ की रेखाओं से तो है ही, उसके कर्म से, उसके फ्यूचर से भी इंसान की हाथ की रेखाओं का संबंध होता है। दूसरी बात, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं कि हाथ की रेखाएं तो बदलती हैं। बहुत व्यक्तियों का ये मानना है और कहना है, लेकिन मानना और कहने के पीछे उनकी दलील क्या होती है कि हाथ की रेखाएं तो बदलती हैं और जब बदलती हैं तो अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति हस्तरेखा सब्जेक्ट को जानता है, इस सामुद्रिक इस पामिस्ट्री विज्ञान को जानता है, उसके आधार पर हाथ की रेखाओं का बदलना बहुत शुभ माना जाता है। आप मिसाल के तौर पर आपके हाथ में रेखाएं तो बनी हैं और वो रेखाएं यदि बदलती नहीं हैं, उन रेखाओं में यदि कोई बदलाव नहीं है, तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हाथ की रेखाओं को बदलना बहुत ज़रूरी है। जितनी ये आपकी हाथ की रेखाएं बदलती हैं उतना शुभ होता है। कभी कभी हाथ की रेखाएं बहुत जल्द बदल जाती हैं। सुबह को हाथ की रेखा कुछ है और रात तक हाथ की रेखा में परिवर्तन आ जाता है, ऐसा भी होता है। और वो जो परिवर्तन आता है तो किसी न किसी अच्छे के लिए आता है। कोई ना कोई जीवन में मूवमेंट लेकर के आता है अगर आपकी हाथ की रेखाओं में तब्दीली आती है। दूसरी बात कि हाथ की रेखाओं के लिए आपकी जन्म तारीख, जन्म समय की आवश्यकता नहीं होती। और भी हम कुछ ऐसे आज योग बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है जी। चलिएगा, खैर किसी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कि जब व्यक्ति कहीं न कहीं अपने किसी सब्जेक्ट को लेकर के चिंतित हो जाए, अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, व्यक्ति अपने काम को बढ़ाना चाहता है, लगता है फिर हमारे साथ दोबारा कॉलर लौट आए हैं। हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलिए। जी रानू अग्रवाल बोल रही। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। हेलो हाँ बोलो बेटा। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं जी। आप बेटे अपने एक मिनट अपने टीवी का वॉल्यूम कम मेरे कीजिएगा। को संतान नहीं हुई है अभी तक, तो कब तक योग बनेगा? चलो आपको बता देते हैं। देखो, हमारे अन्य दर्शक भी सुन लें, जब भी आप यहाँ कॉल लगाते हैं तो कृपया अपने टीवी वॉल्यूम की आवाज़ उसको कम कर लें, वॉल्यूम को कम कर लें। उसके बाद आप हमसे बात करें तो सीधी आपकी आवाज़ समझ में आती है। बच्ची ने पूछा है कि 10 साल विवाह को हो चुके हैं लेकिन संतान नहीं हुई है। कभी कभी विलंब हो जाता है, जीवन बहुत विलंबित हो जाता है, संतान नहीं हो पाती है। आपकी ही हाथ की रेखा, आपके ही प्रश्न शास्त्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। यदि आज के हम प्रश्न शास्त्र को गौर करें तो बेटा कहीं ना कहीं आपके शुक्र अच्छे नहीं है। शुक्र के साथ साथ आपके मंगल अच्छे नहीं है। जब शुक्र और मंगल व्यक्ति की हथेली में, खास तौर से महिला की हथेली में जब कमजोर हो जाते हैं तो संतान बहुत विलंब से होती है। ये विलंबित योग हो जाता है। ऐसी स्थिति के लिए आप क्या करें, मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। लड्डू गोपाल का प्रतिमा जो आती है, छोटी मूर्ति आती है पीतल की,
उसको साफ सुथरी सी मूर्ति बाजार से परचेज करें, लड्डू गोपाल की बाल गोपाल रूप होता है, उसे अपने घर में रखें। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराएं। स्नान के साथ साथ स्नान का जो जल है वो आप स्वयं पीजिएगा, और साथ में प्रतिदिन उनको किसी न किसी चीज़ का भोग लगाएं, जैसे दूध का भोग लगा दें, किसी भी चीज़ का भोग लगा दें, प्रतिदिन उनको भोग लगाएं। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी मुराद पूरी होगी। लड्डू गोपाल स्तोत्र का आपको प्रतिदिन पाठ करना है, और साथ में भगवान श्री कृष्ण के ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आपको लाभ मिल जाएगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा लड़का है जी, इंजीनियरिंग किया है उसने सीएस में। उसको अभी तक नौकरी नहीं लगी, 1.5 साल हो गया। अच्छा, नाम क्या है बेटे का आपके? आकाश नाम है। आकाश नाम है। बेंगलोर में गया है, और लेकिन उसका सर्विस नहीं लगी अभी तक। आपके बेटे ने वैसे किया क्या है पढ़ाई लिखाई है? क्या बोला, दोबारा बोलिए। मेरा लड़का है, उसने इंजीनियरिंग किया है। ओके। सीएस में। अच्छा अच्छा। और 1.5 साल हो गया, और अभी 6 महीने तो घर में ही था, फिर अभी 6 महीने हो गए वो बेंगलोर गया है। अच्छा, उसको अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा? नहीं, अभी तक नहीं लगा पंडित जी जॉब। चलिए मैं आपको एक उपाय हाँ, और बोलिए जी। और कुछ पूछना चाहेंगे? मेरी लड़की का MBA किया है उसने, तो उसको प्राइवेट जॉब है पूना में। मैंने उस दिन पूछा था, लेकिन पूरा नहीं पूछा था। तो प्राइवेट जॉब है, तो उसको सरकारी दोनों को कब तक लगेगी, और उसका गुस्सा बहुत आता है उसको। बेटी को या बेटे को? बेटी को। भूमिका नाम है उसका। अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 2 बच्चे, दोनों पढ़ाई में अच्छे, और कहने का मतलब कहीं न कहीं सरकारी जॉब का आपका सवाल है। प्रश्न शास्त्र की हम बात करें, आपकी आवाज की हम बात करें, तो सरकारी जॉब थोड़ा विलंब के साथ मिलेगा। मिल सकता है, कैन बी पॉसिबल, बट इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों ही बच्चों से बोलिएगा कि सूर्य भगवान के या तो 108 नामों का जाप करें या सूर्य कवच का पाठ करें। दोनों ही उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, आप भी इन बच्चों के लिए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप किया करें। गणेश चालीसा प्रतिदिन पढ़ा करें, और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के बेसन के 9 लड्डू चढ़ाएं, और देसी घी का दीप आप 9 महीने करें, महीने में केवल 1 बार करें। इससे उनको लाभ मिल जाएगा, बहुत अच्छा बच्चों को लाभ मिलेगा, और जॉब के भी अच्छे आसार खुलेंगे। जिस बच्ची को गुस्सा ज्यादा आता है, उसकी रिंग फिंगर में सोमवार के दिन दाहिने हाथ में उसको एक सुच्चा मोती पहना दीजिएगा, 5-7 रत्ती का, चांदी में बनवा करके, उसको गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिएगा। प्रणाम, बोलिएगा। हाँ, मेरा तुम पहला क्वेश्चन है कि मतलब कि मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मैं आगे क्या बारे में जानना चाहता हूँ अपने। नहीं, 11th क्लास में बेटा आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। आपने मैथ्स लिया है? हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होगा? हाँ। तो आगे ये बता। हाँ बोलते हैं बेटा, हाँ जी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, आप पहले में एक ही क्वेश्चन पे मेरे जवाब दीजिए, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। आपके पास जो 3 सब्जेक्ट हैं, इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? हमें फिजिक्स अच्छी लगती है। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तुम एक स्टूडेंट हो बेटा, जब भी अपने किसी बड़े से बात करते हैं तो उसको हाँ जी बोलते हैं। अब मैं भी एक टीचर हूँ, समझ लीजिए आपकी क्लास यहाँ पे लग रही है, मैंने आपसे बार बार बात करने का प्रयास किया, और आप हर सवाल पे हाँ हाँ। बेटे, अपने से बड़े को जब भी कोई आपसे सवाल करे कि आपने ये किया है, हाँ जी बोलते हैं। अभी आप स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। कोई बड़ा व्यक्ति अगर मुझे हाँ या ना बोलता तो शायद मैं उसको कुछ ना कहता, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, आपको सीखना है। तो सबसे पहले बेटा आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। शायद मेरी बात से बहुत से दर्शक उनको अजीब लगा हो, लेकिन ये हमारे देश के स्टूडेंट है, और बीइंग ए टीचर, मैं टीचर भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है बच्चे को समझाना। इसलिए आज के बाद कहीं भी आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करे तो बेटा हाँ नहीं हाँ जी बोला जाता है। दूसरी बात, अभी आपने अपनी तालीम को आगे बढ़ाना। रही बात आपने पूछा है आगे का क्या होगा, अभी पहले पीछे की ही तैयारी आप करिएगा,
क्योंकि एक स्टूडेंट को बहुत आगे के बारे में जब सोचना चाहिए जब वो जिस सीढ़ी में हो, जिस श्रेणी में हो, वो उसकी मुकम्मल हो, अच्छी हो। आपकी विद्या अच्छी हो तो आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा। आपको प्रतिदिन सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। सरस्वती के किसी भी मंत्र को आप पढ़ें, इससे आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। ओम एम सरस्वती नमः पढ़ लें और साथ में बेटा आपको मोती पहनना बहुत जरूरी है। अपनी रिंग फिंगर में अच्छा सा एक मोती बनवा करके सोमवार के दिन आप उसको चांदी में बनवा लें और उसको आप जरूर पहने। दर्शकों, ये तो बहुत सारे सवाल हैं। आप बहुत सारे दर्शक हमारे साथ समय समय पर जुड़ते रहते हैं, लेकिन हमें कार्यक्रम की गरिमा को भी देखना पड़ता है। अब हम बात कर रहे थे आपसे, हथेली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के योग बनाते हैं। आइए आपको बता देते हैं। इंसान की हथेली में एक योग होता है जिसको कहते हैं तारा योग। इंसान की हथेली में अगर तारा बना हो, तारे का निशान कहीं भी बना हो, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तारे का निशान कहीं भी किसी भी आपके पर्वत के ऊपर बना हो तो तारे का योग बहुत अच्छा होता है और ये जीवन में तरक्की दिलाता है। शिक्षक योग, जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा बहुत उत्तम होती है दोनों ही हथेलियों में, तो ये एक शिक्षक योग को पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपना शिक्षक स्वयं होता है। आखिरी योग संगीत योग। जिस व्यक्ति के जीवन में ये संगीत योग हो, संगीत योग कब बनता है? जब व्यक्ति की बुध रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो और व्यक्ति के मरकरी माउंट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस, दाग धब्बा ना बना हो, साथ में उस व्यक्ति की कुंडली यदि है तो द्वितीय भाव उसका स्पष्ट हो, बढ़िया हो। ऐसी स्थिति में संगीत योग बनता है और वास्तव में जिन व्यक्तियों के जीवन में ये होता है तो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों के जीवन में मधुरता बिखर जाती है। तो ये 3 योग हमने आज आपको बताए। शिक्षक योग से मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति शिक्षक होगा, संगीत योग से ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति संगीतकार होगा या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फनकार होगा। तो कहने का मतलब संगीत योग जीवन में मधुरता की घंटी बजा देता है। और भी मैं कुछ आपको विस्तार के साथ बताने वाला हूं इन तीनों योगों के बारे में। यहां रुकेंगे हम छोटे से एक अल्प विराम के लिए। आज तक मैं ऐसे गुरु की और इस तरह की तलाश में था कि शायद कोई ऐसा ज्ञान या ऐसा गुरु मिले कि जिसकी वजह से अपने धर्म का प्रचार हो सके और अपने कुछ धर्म के लिए कोई काम कर सके जो लोगों के काम में आ सके और लोग जो दूसरे लोग या दूसरे ज्योतिषी वगैरह जो लोगों को कोई दूसरे मार्गों पे ले जाते, इधर उधर की बातें बताते जिससे धर्म के अंदर आस्था लोगों की कम होती जाती है, लोग उसे मानने से इनकार करते हैं। तो मुझे आज ऐसा फीलिंग हुआ कि जो मैंने आज यहाँ पे सीखा है वो वाकई में ऐसा है कि जिसमें लोग विश्वास कर सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के अंदर आस्था जता सके। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। विराम के बाद आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, वो दक्षेश के बारे में पूछना था, मेरे बेटे के बारे में। क्या पूछना चाहेंगे? पेट साफ नहीं आता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है उसकी। बेटा कितने साल का है आपका? 8 साल का है। 8 साल का है। क्या नाम रखा बच्चे का आपने? दक्षेश है, दक्षेश नाम है। दक्षेश नाम है बच्चे का। जी हाँ। तो ये जो पेट की समस्या आप बता रहे हैं काफी टाइम से है बच्चे को? हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा, बच्चा किस चीज को मन लगा करके खाता है, किस चीज का उसको मन करता है? उसका सब मतलब चटपटा चाहिए उसको ज्यादा। चटपटा चाहिए। मार्केट की चीजें खाता है बहुत ज्यादा? हाँ खाता है, बाहर की भी। जैसे चाउमीन है, बर्गर है, हाँ, और हाँ, चीजें, हाँ, बिस्किट्स वगैरह? जी हाँ, सब खाता है। चलिए अब मैं आपको आंसर दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो बच्चे को थोड़ा मार्केट की चीज़ों से दूर करिएगा, क्योंकि ये जो जंक जितना भी फूड होता है ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं पेट के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत छोटा बच्चा है अभी। दूसरी बात क्या है कि ज्योतिष के एंगल से आपने सवाल पूछा है। ज्योतिष के एंगल को मैं देखूं, प्रश्न शास्त्र को देखूं, आपकी आवाज़ को सुनूं, तो यहाँ आपको राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए। क्या करें? एक छोटा सा सलोनी गोमेद ले लें। नाम लिख सकती हैं इसका आप, सलोनी गोमेद। ये छोटा सा सलोनी गोमेद ले लें और इस गोमेद को चांदी में बनवा लें। अगर आप इसका वजन पूछना चाहती हैं तो 7 या 7.25 रत्ती का होना चाहिए। चांदी में बनवा करके उस गोमेद को बुधवार की शाम को या शनिवार की शाम को काले धागे में पिरो करके आप बच्चे के गले में उसको पहना दें। दूसरी बात, बच्चे का हाथ लगवा करके एक नारियल जिसके ऊपर जूट चढ़ी होती है और 1.25 किलो 7 तरह का अनाज, उस बच्चे का हाथ लगवा लें और शनिवार की शाम को ओम श्री राहेवे नमः बोल करके जल में डालना शुरू कर दें। ऐसा महीने में केवल 1 बार करें और 7 बार आप करिए, यानी कि 7 महीने हो गया, लेकिन महीने में केवल 1 बार करना है। बच्चे का हाथ लगवा लें, डाल कोई भी आए, ओम श्री राहेवे नमः बच्चा बोल दे और जो भी डाले वो ऐसी फीलिंग करे कि बच्चे का पेट ठीक हो। हे राहु महाराज कृपा करें। आप बेफिक्र रहिएगा, बच्चे का पेट भी ठीक होगा, बच्चे की सेहत भी बनेगी, डाइजेशन पावर भी बढ़ेगी, बच्चे की भूख भी अच्छी हो जाएगी। ये कराएं, राहत आपको मिल जाएगी। दर्शकों, हम बात कर रहे थे जीवन में विभिन्न प्रकार के, जैसे संगीत योग, शिक्षक योग और तारा योग। कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का कनेक्शन संगीत से है, तारा योग से है, शिक्षक से है, शिक्षा से है। तो आइए, समय हो गया है आज की ध्यान माला का। जुड़े वीणा वादनी माँ सरस्वती से। ध्यान करें भगवती माता आपको बुद्धि दे। ध्यान करें आपके बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए, आपके बच्चों की विद्या, पढ़ाई, एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। शिरो में पातु सर्वदा। श्रीं वाङ्देवतायै स्वाहा। भालं में सर्वदावतु। ओम सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम्। ओम श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा। नेत्रियुग्मं सदावतु। ऐं ह्रीं वाङ्वादिन्यै स्वाहा। भालं में सर्वतावतु। ओम ह्रीं विद्याधिष्ठात्रै दिव्यै स्वाहा। दन्तपङ्क्तिं सदावतु। ओम श्रीं ह्रीं ब्राह्म्यै स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं सदावतु। ऐमित्तिकाक्षरो मंत्रो मम कंठं सदावतु। ओम श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रवां स्कन्धौ मे श्रीं सदावतु। ओम श्रीं विद्याधिष्ठात्रै दिव्यै स्वाहा। वक्षः सदावतु। ओम ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा। मे पातु कां नाभिकाम्। ओम ह्रीं क्लीं वाण्यै स्वाहेति मम हस्तौ सदावतु। ओम सरस्वत्यै नमः। भगवान और भगवती माँ सरस्वती की साधना जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में एक बहुत बड़ी मधुरता आ जाती है। जैसे हमने बताया कि संगीत की देवी माँ सरस्वती हैं,
जो व्यक्ति वास्तव में संगीतकार बनना चाहते हो, एक अच्छे मौसीकार फनकार बनना चाहते हो, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हो, या कहीं ना कहीं अपने वोकल पॉइंट को आजमाना चाहते हो, कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ के दम पर दुनिया को जीतना चाहते हो, ऐसे व्यक्तियों को भी सरस्वती साधना करनी चाहिए। और जिस समय जो व्यक्ति अपनी हारमोनियम के ऊपर रियाज करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सारे गामा सरगम के साथ साथ ओम ऐं वान्ने स्वाहा इस सरस्वती महामंत्र का जाप अपनी सरगम के माध्यम से करना चाहिए। बहुत अच्छी संगीत उन व्यक्तियों का हो जाता है। तारा योग भी इस मंत्र से प्रकट होता है और शिक्षक योग भी सूर्य को जल देने से और साथ में माँ सरस्वती के किसी भी स्तोत्र कवच का पाठ करने से शिक्षक योग भी व्यक्ति की हथेली में उम्दा हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, चलिए खैर किसी वजह से हमारी आवाज़ इन तक नहीं पहुंच रही है। हम बात कर रहे थे कि जब आप माँ सरस्वती वीणा वादनी की साधना करते हैं तो जीवन में इस प्रकार की मधुरता तो आती ही आती है। दर्शकों, हमारा रोज का प्रयास रहता है कि आपको ध्यानमाला से जोड़ें, किसी न किसी ध्यान मंत्र से आपको जोड़ें। 2 मिनट के लिए आप प्रतिदिन घर बैठे बैठे इस ध्यानमाला से एक बार जुड़ के देखिए, आपके रुके हुए काम मिलेंगे। खाली पीली हवा में तीर छोड़ने से काम नहीं बनता, भगवान की शरण में बाई हार्ट जाने से काम बनता है। इसीलिए ये ध्यानमाला प्रतिदिन आपको दिखाई जाती है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। भगवान तो एक ही है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं। इसलिए विद्या की समस्या हो तो माँ सरस्वती, लक्ष्मी की समस्या हो तो माँ लक्ष्मी। तो कहने का भाव, हम विभिन्न प्रकार की ध्यानमालाएं आपको देते हैं और देश के अंदर 33 कोटि महापूजन होते रहते हैं। दिल्ली में भी 33 कोटि महापूजन पूरे देश में होते रहते हैं। तो इन पूजन में आप आने का, जुड़ने का आप जरूर प्रयास किया करें। 33 कोटि महापूजन में आने से भी व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ। सर मैं अमन चावला के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म पत्री 28। बेटा सीधा सवाल पूछो, क्या सवाल है? जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? मेरे को बहुत डर लगता है उसके लिए। बेटा कितने साल का हो गया आपके? जी 12 साल का है। अच्छा, अभी कौन से स्टैंडर्ड में, किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है? 7 में है सर। 7th में है। हाँ जी। देखिएगा मैं आपकी हाँ बोलिए। 28/8। नहीं, उसकी बेटा जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। हम केवल प्रश्न शास्त्र के माध्यम से और आवाज के माध्यम से आंसर देते हैं। जहाँ तक मैंने आपकी आवाज को सुना और आज का मैं प्रश्न शास्त्र देखता हूँ, तो बेटे आपके बच्चे का जीवन बहुत अच्छा जाएगा, उसकी विद्या अच्छी रहेगी, चिंता मत करें। एक उपाय जरूर किया करें, थोड़ा सा शहद लें, 2 बादाम लें, उन बादामों को या तो पीस लें या थोड़ा सा तोड़ लें और शहद के अंदर मेल्ट करके जब बच्चे के एग्जाम आए या उससे पहले या प्रातःकाल जब वो स्कूल जाए, मंगलवार के दिन ये बादाम और शहद उसको जरूर दें और साथ में वो बच्चा मनी मन सरस्वती नमः सरस्वती नमः सरस्वती नमः बोलता रहे, उसको लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन लाल रंग की मोली जो हाथ पर बांधी जाती है, कुछ लोग इसको रक्षा सूत्र, धागा, कलावा विभिन्न नामों से जानते हैं, तो ये बच्चे के हाथ पर मंगलवार के दिन नहीं बांधे। हर मंगलवार नहीं, 2-4 महीने में इसको चेंज करते रहिए, बच्चे को लाभ मिलेगा। ओम ऐं सरस्वती नमः इस बीज मंत्र का, इस महामंत्र का आपका बच्चा जाप करे, इससे भी आपके बच्चे को लाभ मिलेगा। आपको लगता है बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तो बच्चे को ये मोली बांधते रहें, बादाम शहद में डाल करके सरस्वती का ध्यान करके मंगलवार के दिन देते रहें। सेकेंडली, आप क्या करें, बच्चे के नाम से कभी कभी संडे के दिन कोई भी चीज़ दान पुण्य जरूर करें। आसपास कोई अनाथ आश्रम हो, वहाँ जाकर के उन अनाथ बच्चों को कुछ भी बच्चे के नाम से दें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ सुधार व्यक्ति के आ जाता है, लेकिन ये सुधार ऐसे नहीं आता। जब हम बाई हार्ट भगवान से जुड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की साधनाएं, आराधनाएं हम जीवन में करने लगते हैं, तो व्यक्ति को धीरे धीरे लाभ मिल जाता है। मिसाल के तौर पर के जैसे 33 कोटि महापूजन हमारे संस्थान की तरफ से होती हैं, तो उनसे भी हमें धीरे धीरे जो व्यक्ति शिविर में आता है उसको भी लाभ मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या बेटा? सर मेरे पापा का बिजनेस है। मेरे पापा का नाम सर श्री रामदास प्रसाद है जी। सर वो मछली का बिजनेस करते हैं सर। हमारा डैम है। अच्छा सर, उनको उससे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। हमारा जो प्रॉपर्टी थी तो सर उसका किस्त भरने में सब
पैसे हमारा जमीन में भी चले गया है। सर उससे हमको इससे लाभ होगा कि नहीं सर? ये लास्ट साल है। अच्छा, किस चीज का बिजनेस बताया आपने? मछली का व्यापार करते हैं सर? उससे उनको लाभ होगा कि नहीं सर? नहीं, व्यापार किस चीज का करते हैं? सर हमारा डैम है सर, उसमें मछली का बिजनेस करते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। राहु से संबंधित व्यापार आपके पापा करते हैं। फटाफट सुन लें, टाइम बहुत कम है। कि राहु का ध्यान करके प्रतिदिन राहु चालीसा का वो पाठ करें। राहु बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे नमः, इस मंत्र का वो जाप करें। और साथ में क्या करें, जिस डैम में मछलियां उन्होंने पाली हैं उस डैम में नहीं, दूसरे कहीं जाकर के जहां मछलियां हों, तो 7.25 किलो 7 तरह का अनाज वो हर शनिवार शाम को राहु का ध्यान करके डालते रहें। निश्चित तौर से ईश्वर की कृपा से उनको लाभ मिलेगा। आपने कहा दिस इज लास्ट ईयर, अगर ये साल भी गम गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रतिदिन भगवान श्री गणपति का ध्यान करके कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट कोई भी आपके घर का सदस्य ओम गंग गणपतये नमः बीज मंत्र का जाप करे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ जो ध्यान माला आती है उससे प्रतिदिन आप जुड़ने का प्रयास करें, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। दर्शकों, समय का अभाव, इन्हीं शब्दों के साथ आप पंडित धर्मेंद्र शर्मा को इजाजत दें। नमस्कार। उन्होंने मेरे को एक मंत्र बताया दुर्गा जी का, जो आप बताती है, तो वो मैं पढ़ता हूँ हमेशा डेली 10 बार, तो मैं दिल को और मन को बहुत शांति होती है। सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली 92।